हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट का सेट नंबर 2 को करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें आपका जीएस का जो क्वेश्चन है वो और हिंदी का जो प्रश्न है वो सारे क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1825 ईस्वी में निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी, और ये भी कह रहा है कि कलकत्ता में की गई थी। तो याद रखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 39 नंबर से आपका जीएस का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जो हैं 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? कलकत्ता में। और आपसे सवाल अगर पूछे कि वेदांत कॉलेज का स्थापना किसके सहयोग से किए थे, तो याद रखेंगे डेविड हेयर के सहयोग से किए थे। किसके सहयोग से किए थे? डेविड हेयर के सहयोग से किए थे। ठीक है, आइए 40 नंबर क्वेश्चन को देखें। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा, वॉइस ऑफ इंडिया जो समाचार पत्र है दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। आइए दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ हम लोग बात कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट से कब चुनाव जीते थे, तो याद रखिएगा 1892 ईस्वी में जो हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये सदस्य बने थे और लिबरल पार्टी से बने थे। इन्होंने ही धन निष्कासन के सिद्धांत को दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी जो हैं वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र को लिखे थे। देखिए, बी में आपका जवाहरलाल नेहरू है, तो इनके बारे में भी जान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू का आपसे सवाल पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू का कौन सा जो है पत्रिका था। तो याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं कौमी आवाज़ क्या लिखते थे? कौमी आवाज़ नाम से 1937 ईस्वी में, कब? 1937 ईस्वी में कौमी आवाज़ नाम से पत्रिका यानी अखबार निकालते थे। और याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू को जब अहमदनगर किले में यानी कि अल्मोड़ा जेल में जब इनको कैद करके रखा गया था, तो ये लिखते थे पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, पिता के पत्र पुत्री के नाम लिखते थे। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू का। और जवाहरलाल नेहरू का और कौन सा पत्रिका है, तो याद रखेंगे कौमी आवाज़। और ये कब? 1937 ईस्वी में। वही दादा भाई नौरोजी की बात करें हम, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी का कौन सा है? वॉइस ऑफ इंडिया। अब आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत कब से किए थे दादा भाई नौरोजी, तो याद रखेंगे 1883 से। कब से शुरू किए थे? 1883 से शुरू किए थे। और कहाँ से किए थे, तो याद रखेंगे बम्बई से किए थे। कहाँ से किए थे? बम्बई से। सी आप ऑप्शन देख सकते हैं महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो हैं ये 1903 ईस्वी में, याद रखेंगे, इंडियन ओपिनियन पत्रिका लिखे थे। क्या लिखे थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका। और कहाँ लिखे थे, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। और याद रखेंगे 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे। और हिंद स्वराज आपसे पुस्तक पूछेगा कि कब लिखे थे, तो इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड प्रवास के दौरान ये नाव पे बैठे बैठे, मतलब पानी वाला जहाज में बैठे बैठे जो है ये 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक लिखे। और इसी पुस्तक में इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को यानी ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखें। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष जो हैं डब्ल्यू हंटर थे। कौन थे? डब्ल्यू हंटर, याद रखिएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका थॉमस रैले दिया हुआ है। तो याद रखिएगा थॉमस रैले जो हैं ए 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, 1905 नहीं बल्कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब रेल आयोग का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष थे कौन? थॉमस रैले। ठीक है, और मैकाले कौन थे? तो अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि भारतीय शिक्षा आयोग के जो है 1882 में गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए डब्ल्यू हंटर थे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को फांसी कब और कहाँ दी गई? तो याद रखिएगा मदन लाल ढींगरा को जो फांसी है 1909 ईस्वी में दिया गया। और कहाँ दिया गया? तो याद रखेंगे लंदन में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? लंदन में दिया गया था। अब आपसे सवाल पूछेगा कि क्यों दिया गया, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा जो है इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक एट होम समारोह हो रहा था। और उसी में क्या करते हैं, तो कर्जन वायली को गोली मार देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा
करजन वायली को मदन लाल ढींगरा क्या करते हैं, तो गोली मार देते हैं, जिसके कारण जो है करजन वायली की हत्या के कारण इन्हें 1909 ईस्वी में लंदन में फांसी दिया जाता है, याद रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध को सेंट टॉमे का युद्ध कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस युद्ध को सेंट टॉमे का युद्ध कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टॉमे का युद्ध कहा जाता है। अब आपसे भी सवाल बन सकता है कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1746 से 48 के बीच ये चला था। और याद रखिएगा एला सापेल की संधि के तहत जो है इस युद्ध को समाप्त किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो किसके तहत हुआ था, तो एला सापेल की संधि के तहत। अब इसी को सेंट टॉमे का युद्ध भी कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था। क्वेश्चन है बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सोते हुए पकड़ा गया था। याद रखेंगे बिरसा मुंडा जो हैं शुरू में ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, लेकिन बाद में इनके गुरु आनंद पांडे जी मिलते हैं और आनंद पांडे के कहने पर जो है बिरसा मुंडा पुनः ईसाई धर्म को त्याग करके हिंदू धर्म में आते हैं और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ संयुक्त विद्रोह छेड़ देते हैं। और याद रखेंगे 3 फरवरी 1900 को इनको सोते हुए पकड़ा जाता है और 9 जून 1900 में इनको हैजा के कारण इनका मृत्यु हो गया। कब हो गया मृत्यु, आपसे पूछेगा कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, तो 9 जून 1900 को। और सोते हुए कब पकड़ा गया था, 3 फरवरी 1900 को इनको सोते हुए पकड़ा गया था। और कहाँ से पकड़ा गया था, ये भी आपसे अगर सवाल पूछ दे तो याद रखिएगा चक्रधरपुर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी सोते हुए पकड़ा गया था। अब आपसे भी सवाल पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, उलिहातू गांव में हुआ था। और 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। आपसे अगर सवाल पूछ दे कि इनके माता का नाम क्या था, तो याद रखेंगे इनके माता का नाम यानी बिरसा मुंडा के माता का नाम करमिहातू और पिता का नाम अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे सुगना मुंडा था। क्या था, तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम क्या था, करमिहातू था। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि बिरसा मुंडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे धरती पिता या जगत आबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सवाल पूछेगा कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो याद रखिएगा 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। और इसके अध्यक्ष किसे चुना जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना जाता है। किसे चुना जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना जाता है। आइए कुछ स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में जान ले। तो याद रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। और ये जो हैं भारत में सबसे बड़े किसान नेता के रूप में उभरे थे। ठीक है, भारत में सबसे बड़े किसान नेता के रूप में उभरे थे। एक और सवाल याद रखिएगा कि ये जो 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, तो इसमें आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि किसे प्रदेश के सबसे बड़ा प्रदेश के सबसे बड़ा नेता चुना गया था, तो याद रखेंगे एनजी रांगा जो हैं इन्हें आंध्र प्रदेश के सबसे बड़ा किसान नेता चुना गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर दिया हुआ है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन जानते भी होंगे। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। अब आप लोग को ये बताना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, कमेंट करके ये बताइएगा कि बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था। इससे कुछ रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं। तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने कब किया, तो याद रखेंगे 19 जुलाई
ठीक है। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन का घोषणा करता है और इसके खिलाफ में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछ रहे कि स्वदेशी आंदोलन में कौन से गीत को गाया गया, तो याद रखेंगे वंदे मातरम और विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारा लगाया गया था। ठीक है, ये सवाल आपसे बन सकता है। उसके बाद आपसे भी सवाल बन सकता है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ, तो याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन आपका लागू हो गया था। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपका ए दिया हुआ है पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। बी आपका दिया हुआ है धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। सी आपका दिया हुआ है अबरख कोडरमा में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी जो है, यही आपका आंसर होगा। यानी कि अबरख जो है कहाँ पाया जाता है, कोडरमा में। अबरख क्या है, माइका को अबरख कहते हैं, कोडरमा में पाया जाता है। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा अबरख से, अबरख जो है वो विद्युत का कुचालक है और ताप का क्या है, सुचालक है। ताप यानी हीट का क्या है, अबरख सुचालक है। आप देखते होंगे आयरन जो है, आयरन के जो हम लोग कपड़ा पे आयरन देते हैं तो उसका जो निचला हिस्सा है उस अबरख ही लगा हुआ होता है। तो आपका जो है सी क्वेश्चन यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए, आपसे अगर सवाल पूछ दे कि ये कह रहा है कि अबरख कोडरमा पाया जाता है, तो अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत की माइका कैपिटल किसे कहा जाता है या अबराह नगरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो याद रखिएगा भारत की माइका कैपिटल या भारत की माइका नगरी जो है कोडरमा को कहा जाता है और अबराह नगरी के रूप में भी कोडरमा को ही जाना जाता है, याद रखिएगा। 48 नंबर सवाल है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पे मिलती है, तो याद रखेंगे नीलगिरी पहाड़ियों पे मिलती है। आपसे अगर सवाल पूछ दे कि ये पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में किस किस राज्य में है, तो याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी जो है, याद रखेंगे पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्य में स्थित है। और अगर आपसे सवाल पूछ रहे कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखेंगे डोडा बेटा है। कौन सा है, डोडा बेटा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, याद रखिएगा कौन सा है, डोडा बेटा। डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, डोडा बेटा। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ दे तो याद रखेंगे 2637 मीटर है। कितना है, 2637 मीटर। 49 नंबर सवाल है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, आप लोग को पता होगा कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। कौन सा है, जम्मू कश्मीर जो क्या करता है, केसर का उत्पादन करता है। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछेगा कि केसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा केसर जो है ये सबसे महंगा मसाला में एक है, जिसके कारण इसे रेड गोल्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेड गोल्ड के नाम से जानते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, दूसरा आपसे भी पूछ सकता है कि केसर कैसे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा पौधे के पुष्प से, यानी कि पौधे के फूल से प्राप्त होता है केसर। ठीक है, याद रखेंगे। और ज़्यादा अगर डीप में पूछेगा तो याद रखिएगा कि पुष्प के जो वर्तिकाग्र और वर्तिका है उससे प्राप्त होता है। अगर ज़्यादा अगर डीप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे तो डायरेक्ट आपको बोल देना है कि पौधे के फूल से प्राप्त होता है। ज़्यादा डीप में पूछेगा तो पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि भारत में केसर जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा किश्तवाड़ एवं कश्मीर के पंपोर का जो करेवा का मैदान है, याद रखेंगे वहीं पे क्या होता है, केसर पाया जाता है। 50 नंबर आपका क्वेश्चन है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा यह जो है गया में स्थित है। कहाँ है, गया में स्थित है। और गया में कौन कौन पर्वत है ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो गया जिले में जो है रामशिला है, प्रेतशिला है, ब्रह्मयोनी है, ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ है, गया जी में है। ठीक है, कहाँ है, गया जी में है। और ब्रह्मयोनी को याद रखिएगा मैत्रेयनी नाम की जो है गुफा के नाम से भी जाना जाता है, और ये बीपीएससी में भी सवाल पूछा है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट है।
आप लोग बिना स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, याद रखिएगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम। किस में है? उत्तर पश्चिम में जो है सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, आइए 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो याद रखिएगा, आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन देख लें। ए में दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बिल्कुल सही है, यही आपका सही हो जाएगा। यानी म्यांमार से जो है अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है और मिजोरम करता है। ठीक है, तो म्यांमार से कौन कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला सवाल है, कोसी मैदान की मध्य समुद्र से औसत ऊंचाई है? तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ई? तो याद रखेंगे कि कोसी मैदान की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है लगभग 40 मीटर है, और यहाँ देख सकते हैं कोई में 40 मीटर नहीं है, यहाँ 30 मीटर है, 300 मीटर, 150 मीटर है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 40 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं कि जो है औसत तल से ऊंचाई 53 मीटर यानी 173 फीट भी है। कितना है? 173 फीट। तो इसमें आपका कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 40 मीटर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होता है? तो याद रखिएगा एल नीनो जो धारा है वो कहाँ प्रवाहित होता है? तो प्रशांत महासागर में होता है। कहाँ होता है? प्रशांत महासागर में। आपसे सवाल पूछ सकता है कि एल नीनो जलधारा कैसी जलधारा है? तो याद रखेंगे एल नीनो जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि एल नीनो जो जलधारा है किसके नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा शिशु ईसा के नाम पर रखा गया है। और क्यों रखा गया है? क्योंकि दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर यह जो है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में बहती है और ये गर्म है, इसी के कारण इसे क्या कहते हैं? एल नीनो जलधारा भी कहते हैं। आइए 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है ना। और यहाँ देखिए ऑप्शन ए दिया समय की, द्रव्यमान की, चाल की, यानी कि इसका भी आंसर ई हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो याद रखेंगे दूरी की सबसे बड़ी चाल है। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और आपसे सवाल पूछ दे कि एक खगोलीय मात्रक यानी कि एयू बराबर कितना होता है? तो याद रखेंगे एयू बराबर कितना होता है? 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर होता है। तो सवाल आपसे पूछेगा कि नॉटिकल मील क्या है? तो याद रखेंगे समुद्र में दूरी मापने की जो है इकाई है, और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है या फिर 1852 मीटर होता है। अगर आपसे पूछ दे कि समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो फैदम बोलते हैं। और सवाल पूछ दे कि एक फैदम बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 6 फीट या 1.8 मीटर होता है। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट या 1.8 मीटर होता है। 56 नंबर सवाल है, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, 57 नंबर सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। तो याद रखिएगा पानी से मिलकर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगे और मेरा डिस्कशन अच्छा लगे
तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं। आइए 58 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो याद रखिए भारी जल कौन होता है? D2O होता है। कौन होता है? D2O, ठीक है, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? भारी जल कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अब आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि D2O का खोज कब और किसने किया था? तो याद रखेंगे 1932 ईस्वी में, ठीक है, 1932 ईस्वी में वार्सबर्न ने की थी। कौन किया था? वार्सबर्न। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, वार्सबर्न ने 1932 ईस्वी में D2O का खोज किया था, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि D2O का जो है अनुभार कितना होता है, D2O का अनुभार कितना होता है, तो याद रखेंगे 20 होता है। क्या होता है? 20 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है। आइए 59 नंबर सवाल को देखें। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन को और छोटा कर लें। 59 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉलम 1 में दिए गए हार्मोन का मिलान कॉलम 2 में दी गई अंतःस्रावी कोशिकाओं से करें, ठीक है। तो कॉलम ए में आपका क्या है? तो याद रखिएगा अल्फा कोशिका दिया हुआ है। तो अल्फा कोशिका जो है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा इसका मिलान क्या हो जाएगा? तो अल्फा कोशिका का हो जाएगा गुलकागन से। किससे होगा? गुलकागन से, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अल्फा कोशिका का क्या होगा? गुलकागन हो जाएगा, ठीक है। वही आपका बीटा कोशिका जो है, बीटा कोशिका का हो जाएगा इंसुलिन से, यानी कि बी का आपका 3 हो जाएगा। बीटा कोशिका किससे होगा? इंसुलिन से। वहीं आपका लैडिंग कोशिका जो दिया है, तो लैडिंग कोशिका किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा लैडिंग कोशिका कहाँ दिया है? लैडिंग कोशिका आपका 4 में क्या दिया है? देखिए 4 में आपका जो है ऑप्शन देना भूल गया है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, लैडिंग कोशिका का संबंध किससे होगा, यानी कि अल्फा कोशिका का किससे होगा? गुलकागन से होगा। बीटा कोशिका का इंसुलिन से होगा। और लैडिंग कोशिका का याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन से होगा। किससे होगा? टेस्टोस्टेरोन से। यहाँ आपको भूल गया है लिखने के लिए, मतलब छूट गया है, तो आप इसे लिख लीजिएगा टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद जो है अस्टॉली कोशिकाएँ किससे होगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, इनहिबन होगा। क्या होगा? इनहिबन, ठीक है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखें। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेंडन। टेंडन यानी कि कंडरा। मानव शरीर में पेशियाँ, याद रखिएगा पेशियाँ जो है मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, जिसको हम कंडरा कहते हैं। और लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा हड्डी जो है उसे हड्डी कौन जोड़ता है? तो आपका लिगामेंट जोड़ता है। और मानव शरीर में पेशियों और हड्डी को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, ठीक है। आइए अगला सवाल है, गॉड पार्टिकल क्या है? ठीक है, गॉड पार्टिकल क्या है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो, ऑप्शन ए दिया है द्रव्यमान प्रदायक कण हिग्स बोसॉन मेसॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसॉन एवं द्रव्यमान प्रदायक कण से संबंधित है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। द्रव्यमान प्रदायक कण भी हो जाएगा और हिग्स बोसॉन भी हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी गॉड पार्टिकल क्या है? तो याद रखेंगे द्रव्यमान प्रदायक कण और हिग्स बोसॉन दोनों हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या करना है? तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, पहला जो है आपका दिया हुआ है त्वचा कैंसर। तो त्वचा कैंसर आप लोग को पता होगा कि पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। तो इसमें पराबैंगनी प्रकाश कहाँ है? तो याद रखिएगा 2 में है, यानी ये का क्या हो जाएगा? 2। त्वचा कैंसर कैसे होगा? तो पराबैंगनी प्रकाश से। बी आपका है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? आपको पता है। तो ध्वनि प्रदूषण का संबंध किससे होगा? डेसिबल से होगा। सी आपका है वैश्विक तापमान। तो वैश्विक तापमान भी आपको पता है किससे होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड से है। इसका संबंध किससे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगा। और ओजोन छिद्र किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग मिलान कर लें। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे त्वचा कैंसर का संबंध किससे होगा? पराबैंगनी किरण से होगा। ध्वनि प्रदूषण का संबंध डेसिबल से होगा। ओजोन छिद्र किससे होगा? तो याद रखिएगा ओजोन छिद्र आपका किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो जाएगा। और वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर दिया हुआ है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारत मिशन किस व्यक्ति द्वारा लॉन्च किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। करेंट का सवाल है,
तो प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारत मिशन नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। 64 नंबर सवाल है, 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, पुनौरा धाम। कहाँ हो जाएगा? पुनौरा धाम हो जाएगा। ठीक है। 65 नंबर आपका सवाल दिया हुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू जिसको हम लोग कहते हैं कि पहली महिला कुलपति कौन बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रोफेसर उमा कांजी लाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर उमा कांजी लाल। एक करेंट का क्वेश्चन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजी लाल बनी हैं। 66 नंबर आपका क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वेतन आयोग का गठन को मंजूरी दी है। तो याद रखेंगे 8वें वेतन आयोग। किसका? 8वें वेतन आयोग। और आपसे अगर सवाल पूछ दे किसका कितने दिनों में जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, तो याद रखिएगा 18 महीने में। कितने महीने में? 18 महीने में करना है, याद रखेंगे। ठीक है। आपसे अगर सवाल पूछे कि पहला वेतन आयोग कब हुआ था, तो याद रखिएगा पहला वेतन आयोग का गठन 1946 ईस्वी में श्रीनिवास वरदाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में पहला वेतन आयोग। देखिए फर्स्ट वेतन आयोग की अगर बात करें तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो श्रीनिवास वरदाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। 67 नंबर सवाल है, 16 जनवरी 2025 को मिसाइल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2960 करोड़ रुपए का अनुबंधन किया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी बीडीएल के द्वारा किया है। किसके द्वारा किया है? बीडीएल के द्वारा किया है। 68 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितनी केंद्रीय सरकारी योजनाओं का विलय किया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, 36 योजनाओं को जो है विलय किया गया है। 69 नंबर सवाल है, नवीनतम फीकी आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण 2024-25 में कितना प्रतिशत भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 6.4%। 70 नंबर सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका भी आंसर बी हो जाएगा, यानी 115वां है। यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 115वां है। अब आइए आपका पार्ट 3 यानी कि यहाँ से हिंदी शुरू होता है। ठीक है। अब इस यहाँ से हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से हिंदी को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला सवाल है, कह रहा है, बिहार के छोटे से भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति को उजागर किया था। यह कथन रेणु के संदर्भ में किसने कहा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि निर्मल वर्मा। ठीक है। किसने कहा है? निर्मल वर्मा कहे हैं। 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। यह उक्ति किसकी है। तो याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी प्रेमचंद्र। कौन? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का एक किताब याद रखिए, मैंने कहानी याद रखिएगा, सुहाग की साड़ी, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखा गया था। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। 73 नंबर सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। तो याद रखिएगा 80 घाट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपसे सवाल पूछ सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी। तो 111 वर्ष में हुई थी। और कब हुई थी? तो याद रखिएगा 30 जुलाई 1623 ईस्वी में। कब हुई थी? 30 जुलाई 1623 ईस्वी 23 ईस्वी में, सॉरी क्षमा कीजिएगा, 1623 ईस्वी में, 30 जुलाई 1623 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास का निधन कहाँ हुआ। तो 111 वर्ष की उम्र में 80 घाट बनारस में मृत्यु हुई थी। 74 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से ही होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा यह जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 75 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 75 नंबर सवाल दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर लें। 75 नंबर दिया हुआ है,
निम्न महाकाव्य के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कौन असत्य है। कह रहा है ऑप्शन ए, महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। ए बिल्कुल सही है। बी कह रहा है संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। ए गलत है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब जो सही है उसको पढ़ लें। सी कह रहा है महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए। सही है। ठीक है, आइए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और याद रखेंगे सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद कब से कब तक रहे हैं? तो 1903 से लेकर के 1920 तक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके क्या रहे हैं? तो संपादक रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है 77 नंबर सवाल है। कह रहा है संपूर्ण भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है, यह किनकी कथन है? तो याद रखिएगा नंद दुलारे वाजपेयी का है। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि संपूर्ण भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है। ठीक है, आइए अगले सवाल को हम लोग देखें। 78 नंबर है। 78 नंबर सवाल कह रहा है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, इस पद का रचयिता कौन है? 78 नंबर सवाल कह रहा है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, इस पद के रचयिता कौन है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तुलसीदास, केशवदास, नाभादास, इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब क्यों हो जाएगा तो इस पूरा आपको हम जो ए है इसके बारे में बताते हैं। देखिए इसके लेखक जो हैं याद रखिएगा कुंभन दास जी हैं। कौन है? कुंभन दास। ये कहते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया, टूटी बिसरियो गायो हरि नाम। ये कौन कहे हैं? कुंभन दास कहे हैं। और यहाँ पे कुंभन दास नहीं है, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। 79 नंबर सवाल है किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई है? 79 नंबर सवाल कह रहा है कि किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई। बिहारी सतसई का जो टीका है वो लगभग 50 टीकाएँ लिखी गई है, याद रखेंगे। आपसे सवाल पूछ सकता है कि किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखेंगे ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, किस में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। और क्या है, एक लोकप्रियता भी इससे मिली है। ठीक है ना, तो याद रखना है। तो बिहारी का कितना? 50 टीकाएँ लिखी गई हैं। 80 नंबर सवाल है। 80 नंबर कह रहा है आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जो जिन शासन भाषियु सो मई कहियु सारू, इस दोहे के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखिएगा इस दोहे के रचनाकार देवसेन हैं। कौन है? देवसेन। ठीक है, 82 नंबर सवाल है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो याद रखिएगा तुलसीदास की रचना रामचरितमानस भी है, गीतावली जी भी है, भक्तमाल नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भक्तमाल नहीं है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्या बोलते हैं भक्तमाल किसकी रचना है? तो याद रखिएगा नाभादास की रचना है भक्तमाल। ठीक है, और तुलसीदास का कौन सा है? रामचरितमानस और गीतावली है। 83 नंबर सवाल है तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा ए हो जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, 83 नंबर जो सवाल है तो रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास का एक किताब है और यह क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगे, डिस्कशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए 84 नंबर सवाल को हम लोग देखें। 84 नंबर कह रहा है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो याद रखिएगा तोड़ती पत्थर जो है ये किस यथार्थवादी कविता है। कैसी है? यथार्थवादी कविता है। और इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह कविता जो है मजदूर वर्ग की दयनीय स्थिति को उभारती है। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि तोड़ती पत्थर कविता जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं ये किसको उभारती है? तो मजदूर वर्ग की दयनीय स्थिति को जो है उभारती है, यानी कि उसकी स्थिति को दिखाती है। आइए 85 नंबर सवाल देखें। 85 नंबर कह रहा है दरवाजे से
चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखिएगा राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन, यानी कि इनका आंसर बी हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चित्राधार जो है छायावाद युग का है। 87 नंबर सवाल है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। 88 नंबर सवाल है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो याद रखिएगा सरोज स्मृति से ली गई है। किससे लिया गया है? सरोज स्मृति से लिया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रही, सरोज स्मृति से लिया गया है। 89 नंबर सवाल है, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। 90 नंबर सवाल है, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? क्या है? नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा मक्खन। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नवनीत शब्द का अर्थ होता है ताज़ा मक्खन, या फिर कोमल होता है या मुलायम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या दिया है? मक्खन दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्खन। नवनीत का अर्थ क्या होता है? मक्खन। 91 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि वचन सुधा थी। ठीक है, कवि वचन सुधा थी, तो याद रखिएगा एक पत्रिका थी। कवि वचन सुधा क्या थी? एक समाचार पत्रिका थी या कि पत्रिका थी, और जिसका संपादन कौन करते थे? तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र करते थे। ठीक है ना। और आपसे अगर सवाल पूछ दे कि कवि वचन सुधा का संपादक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र किए थे, ये कब से किए थे? तो याद रखेंगे 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1867 ईस्वी से इसका शुरू हुआ था। 1867 ईस्वी और वाराणसी से शुरू हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। 92 नंबर सवाल है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो याद रखिएगा इसका आंसर देवसेन हो जाएगा, यानी देवसेना का है। किसका है? देवसेना का। 93 नंबर सवाल है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिहारी जो है भक्तिकालीन कवि नहीं है, बल्कि रहीम दास और कबीर दास जो हैं भक्तिकालीन कवि हैं। ठीक है, और इसमें सूरदास भी हो सकते हैं। ठीक है ना, सूरदास भी क्या है? भक्तिकालीन है, परंतु बिहारी नहीं है। 94 नंबर सवाल है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? रैदास हैं। 95 नंबर सवाल है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा का। किसका? कृष्ण भक्ति शाखा का। आइए और देखें, इसमें कुल 120 सवाल है। 96 नंबर सवाल है, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, कोलकाता से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? कोलकाता से। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा रहीम है। कौन है? रहीम है। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पात्र था? तो सॉरी क्षमा कीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र था? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये दैनिक पत्र समाचार पत्र था। 99 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है वह है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सौ नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन किनकी है? क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन किसकी है? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। 101 नंबर क्वेश्चन है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर डॉक्टर नामवर सिंह होगा, यानी कि आलोचना नामक जो प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका है इसके संपादक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? तो याद रखिएगा
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्यों नहीं होगा, तो इसलिए होगा कि नई कविता जो है संपादक सूची में अगर हम बात करें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही होंगे, और इसमें जो है आपका ना रामस्वरूप चतुर्वेदी दिया हुआ है और ना ही आपका विजय देव नारायण शाही दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो नई कविता का जो है संपादक वो कौन थे, तो याद रखिएगा जगदीश गुप्त थे। कौन थे, जगदीश गुप्त। तो आपको जगदीश गुप्त भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इसका सटीक आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा जगदीश गुप्त होंगे। कौन थे, जगदीश गुप्त, 1954 में जो प्रकाशित नई कविता पत्रिका थी। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका जो है हिंदी प्रदीप था। कौन था, हिंदी प्रदीप। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, तो याद रखेंगे सरस्वती पत्रिका का जो है प्रकाशन ये कब शुरू हुआ था, तो 1900 में शुरू हुआ था। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, तो इलाहाबाद से। याद रखेंगे इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और अगर आपसे सवाल पूछे कि इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे चिंतामणि घोष थे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1900 में। ऐसे संस्थापक कौन थे, चिंतामणि घोष। और कहाँ से प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद से। 105 नंबर क्वेश्चन है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा बी, यानी कि कबीरदास। 106 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो पता होगा ये आप लोगों को यामा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, यामा के लिए। और कब मिला था, तो 1982 में मिला था। कब मिला था, 1982 में। आइए 107 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कवि बाल चित्रण में श्रेष्ठ माना जाता है, तो याद रखेंगे इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी सूरदास। 108 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस लेखक को कथा सम्राट कहा जाता है, तो याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी को क्या कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है। आप लोग को कमेंट में ही बताना है कि मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन हैं, तो याद रखिएगा ये जो है कमलेश्वर का लिखा हुआ है उपन्यास कितने पाकिस्तान। 110 नंबर सवाल है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से भी अभिहित किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, गद्य काल, यानी कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। 111 नंबर सवाल है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है, तो गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कठिन काव्य का प्रेत निम्नलिखित में से किस कवि को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कठिन काव्य का प्रेत अगर हम बात करें तो केशव दास को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, केशव दास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। 113 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें हम, तो 113 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो याद रखिएगा अपभ्रंश की वाल्मीकि की अगर हम बात करें तो एक किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो है स्वयंभू नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि जैन परंपरा के पहले कवि कौन थे, तो याद रखेंगे जैन परंपरा के जो हैं पहले अपभ्रंश कवि कौन थे, तो स्वयंभू थे। ठीक है, कौन थे, स्वयंभू। 114 नंबर सवाल है, खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता निम्न में से कौन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेकिन इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। क्या होगा, ई हो जाएगा। और यह जो है पंक्ति सरोज स्मृति से लिया गया है, याद रखिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, जन्मे जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो याद रखेंगे इसका आंसर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद का। आइए 117 नंबर सवाल देखें, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी के प्रथम साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन थे, तो याद रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार की बात हो तो याद रखेंगे सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। और आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि इन्हें कब दिया गया, तो याद रखेंगे 1968 ईस्वी में। और किसके लिए दिया गया था, तो चितंबरा के लिए दिया गया था। किसके लिए, चितंबरा के लिए दिया गया था।
118 नंबर सवाल अगर हम लोग देखें, ठीक है, आइए 118 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, ठीक है। और यह क्या है, तो भारतीय ज्ञानपीठ संगठन देता है। आपसे भी सवाल पूछ सकता है कि कौन देता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ संगठन देता है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, मतलब जो है साहित्य क्षेत्र में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक नामक काव्य की रचनाकार निम्न में से कौन है। तो संसद से सड़क तक नामक जो है काव्य की रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल हैं। कौन है, सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। 120 नंबर सवाल है, चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है। तो याद रखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा जो है गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे हैं। कौन लिखे हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे नामक पंक्ति की रचना निम्नलिखित किस रचनाकार द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। नामक पंक्ति निम्नलिखित में से रचनाकार किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपयुक्त पंक्ति निम्न से किस रचनाकार द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा, ये जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 123 नंबर सवाल है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। उपयुक्त पंक्ति निम्न में से किस रचनाकार द्वारा रचित है। तो याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। किनके द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा। गागर में सागर भरने वाली कहावत निम्न में से किस कवि की रचनाओं में चरितार्थ होती है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी बिहारी लाल। 125 नंबर सवाल अगर देखें तो कह रहा है, राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है। तो याद रखिएगा, राग दरबारी जो हैं श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित है। 126 नंबर क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सेन किए थे। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वयंभू हो जाएगा, यानी स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखी गई है। 128 तक हम लोग कर लिए। इसमें कुल 150 क्वेश्चन है, आइए ध्यान दीजिएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 29 नंबर थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करते समय अपनी लेखनी को क्यों तोड़ दिया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, राम जी के वनवास के विवाद में, विषाद में, यानी राम जी के वनवास के दुख के कारण जो है अपनी लेखनी को तोड़ दिए थे। 130 नंबर सवाल है, कुटज नामक रचना निम्नलिखित में से किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 131 नंबर क्वेश्चन है, बैर क्रोध का आचर या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। 133 नंबर क्वेश्चन है, बैताल पचीसी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा, बैताल पचीसी के रचनाकार जो हैं सुरुति मिश्र हैं। कौन है, सुरुति मिश्र, सुरुति मिश्र हैं, ठीक है। सुरती, सॉरी क्षमा कीजिएगा, कौन है, सुरती मिश्र, सुरती मिश्र हैं। और यहाँ पर जो है आपका सुरती मिश्र कहीं नहीं दिया गया है, जिसके कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बैताल मिश्र के रचयिता कौन है, सॉरी बैताल पचीसी के रचयिता कौन है, तो कौन है, सुरती मिश्र हैं, ठीक है। 133 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कृति के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए जो है 1972 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था, 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्वशी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 134 नंबर सवाल है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी
परी सी धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा इस पंक्ति के रचनाकार निराला जी हैं। कौन है? निराला जी। 135 नंबर सवाल है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। श्रद्धा जयशंकर प्रसाद की किस कृति की नायिका है? याद रखेंगे श्रद्धा जो है कामायनी की नायिका है। कामायनी आपसे पूछ सकता है कि कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और कामायनी में आपसे पूछेगा कि मुख्य रूप से कितने पात्र हैं? तो याद रखिएगा 3 पात्र हैं। कौन कौन है? मनु, श्रद्धा और ईड़ा हैं। कौन है? मनु, श्रद्धा और ईड़ा। भूषण आपसे 137 में सवाल पूछ रहा है, भूषण किस रस के कवि हैं? तो याद रखिएगा भूषण जो हैं वीर रस के कवि हैं। किसके हैं? वीर रस के कवि हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचनाकार के है? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो याद रखिएगा नंदुलारे वाजपेयी जी का है। किसका है? नंदुलारे वाजपेयी जी का है। आइए अब 140 नंबर क्वेश्चन देखें। अब मात्र न 10 क्वेश्चन और बच गया है और सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए 140 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हिंदी के प्रथम गद्यकार होने का गौरव प्राप्त है? तो याद रखिएगा लल्लू लाल को जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में माना जाता है। अपभ्रंश में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रणेता निम्न में से किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा स्वयंभू को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो याद रखेंगे 122 नहीं बल्कि 142 होगा, यहाँ गलत टाइप किया गया है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र विशेष से। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछे कि आंचलिक रचनाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो क्षेत्र विशेष से होती है। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाला था? तो याद रखेंगे इसका आंसर बी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वही जो तोड़ती पत्थर लिखे हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 145 नंबर क्वेश्चन है, तो सर क्वेश्चन को इधर कर लें। 145 नंबर क्वेश्चन है, एक नार पिया को भानी तन वाको सागर ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा में है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा में है। किस में है? ब्रज भाषा में। 46 नंबर क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है? ठीक है, तो कलम का सिपाही जो है याद रखिएगा जीवनी है। और किसका जीवनी है? तो विख्यात साहित्यकार अमृत राय द्वारा रचित प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कलम का सिपाही किसने लिखा है? तो अमृत राय द्वारा लिखा गया है। और किसकी जीवनी है? तो याद रखेंगे प्रेमचंद्र की जीवनी है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1963 ईस्वी में दिया गया था और इसी के लिए दिया गया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। 147 नंबर सवाल है, कह रहा है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो याद रखेंगे भूषण की कविता का प्रधान स्वर जो है प्रशस्ति परक है। 148 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर मध्यकाल को जो है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, 149 नंबर सवाल है। एक 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदिकाल का समय माना जाता है। तो याद रखिएगा आदिकाल का समय जो है 1050 से लेकर के 1375 तक, यानी कि 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक जो है आदिकाल का समय माना जाता है, याद रखिएगा। और इस काल को बिरगाथा काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरगाथा काल। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा इसका आंसर ई हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा इसे सुनिए, इसका जो है मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है। यहाँ मैत्रेयी पुष्पा आपका नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा।
तो कस्तूरी कुंडल बसे ये मैत्रेयी पुष्पा का क्या है, आत्मकथा है। तो सेट नंबर 2 जो है पीजीटी का, इसमें आपका सारा क्वेश्चन हम करवा दिए। और आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो सेट नंबर 3 भी हम आपको कल डाल देंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।